नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज से मेरे पास मेरे अज़ीज़ दोस्त अनीश गुप्ता, वो एक ऑडिटर भी हैं, लेकिन एक अच्छा निवेशक भी हैं। तो आज उनके उनके साथ ये बात करना था मुझे, क्यों क्रूड ऑयल में इतना वायलेंट स्विंग्स हो रही है। कोविड के समय में लगभग ज़ीरो में ट्रेड कर रही थी फ्यूचर्स मार्केट में। ये तो हालाँकि हमारा सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगा के वो सारे पैसा कब्ज़ कर ली। फिर भी जो सिफ़र पे था, अभी इकॉनमी पिछले 3 महीने में ही कूदी है, लेकिन क्यों जो सिफ़र में था वो 80-85 तक आ गया। उसके बाद क्यों ये 130 तक गया और 130 से क्यों ये आज 115 तक में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 185 और 200 तक जा सकती है। हमारे इंडियन ऑयल की चीफ बोल रहे हैं कि ये 100 तक आ जाएगी। कोई नहीं ये नहीं बोल रहा है कि ये 75 तक आ जाएगी, क्योंकि 75 ही निर्मला सीतारमन जी ने अपना बजट कैलकुलेशन में ली थी। अगर ये ₹100 है, तो ये 25% बजट में नुकसान होगी। क्यों नुकसान होगी, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। अगर ये 125 में लगेगी, 50% की नुकसान होगी। इन सब के लिए और हमारा बजट में इसका क्या इफ़ेक्ट है, रुपया में क्या इफ़ेक्ट है, हमारा मईशत यानी इकॉनमी में क्या इफ़ेक्ट होगी, इन सब के चीज़ों के बारे में हम अनीश जी से बात करेंगे। नमस्कार अनीश जी। नमस्ते आनंद। क्रूड में क्या हो रहा है 2 साल? अभी जब कोविड आया था तो नाइमेक्स क्रूड जो न्यूयॉर्क शहर में ट्रेड होता है वो शून्य के नीचे चला गया था। तो न्यूयॉर्क में जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं, पहले क्रूड का दाम फ्यूचर्स में डिसाइड होता है, स्पॉट मार्केट नहीं होता है। फ्यूचर्स मतलब अगर मेरे को अगले महीने अप्रैल में खरीदना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इस साल ट्रेड होता है। तो जब ऐसे ट्रेड होता है, नाइम जो न्यूयॉर्क में एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है ऑयल का दाम, उसमें आपको डिलीवरी लेना पड़ता है। डिलीवरी यानी आपको उसको खरीद के रखना पड़ता है। अभी क्या हुआ, जब कोविड आया तो लोगों के पास डिमांड एकदम कम हो गया, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन डाल दिया तो तेल का कंजम्पशन भी कम हो गया। और जब आखिरी दिन आया कॉन्ट्रैक्ट का, लोगों के पास उसको स्टोर करने के लिए या रखने की जगह नहीं थी। तो लोगों को इतना बिकवाली कि -30 -40 तक न्यूयॉर्क का क्रूड ऑयल चला गया था, लेकिन ब्रेंट $8 या $10 तक गया था, क्योंकि सडन कोलैप्स हो गया। इस स्थिति से 2020 में हम लोग ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हैं जहाँ 30 तक गया था। 130 145 तक गया था। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो शून्य के नीचे था वो 145 पहुंच गया है। और जब सारे इकोनॉमी सब पूरी दुनिया खुलने लगी है, तो अब क्रूड का दाम इतना बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बजट पे। जो यूएस में और इंडिया में तो बहुत कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन यूएस में प्राइसेस जो दाम है वो कंट्रोल नहीं है। सबसे ऊंचे दर पे पेट्रोल का दाम यूएस में पहुंच गया है इन 2 सालों में, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्यों अभी $130 गया? क्योंकि रशिया जो है, पूरे दुनिया का 10% तेल उत्पादन रूस से होता है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस से कोई तेल यूरोप या यूएस ने सबने खरीदना बंद कर दिया है। तो इससे एक तरफ जब 10% उत्पादन नहीं खरीद पा रहे हैं, जैसा जैसा युद्ध हुआ है, बहुत सारा सप्लाई प्रॉब्लम हो गया है। तो सप्लाई प्रॉब्लम के कारण दाम 130 तक पहुंच गया। 130 तक पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट इंडिया में अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि 3 महीने से दाम बढ़ाया नहीं गया है। 3 महीने से अगर दाम नहीं बढ़ाया गया है, ये सारा जो भी है इसका नुकसान सब ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन सब पे आएगा। ये अभी नहीं, जब इनके मार्च के नतीजे आएंगे, जो ये मई के महीने में या अप्रैल के एंड में आएंगे, तब उसमें दिखेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा और सरकार ने इन कंपनियों को दाम बढ़ाने नहीं दिया, तो हम लोग डीरेगुलेशन जो हमने किया था वो वापस लेने की कगार पे आ गए हैं। और ये जो भी गवर्नमेंट की स्टॉक है ये बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास उठ जाएगा कि हाँ, जब डीरेगुलेशन किया था मतलब रोज दाम के ऊपर नीचे होगा। अभी जब 80 या 95, 90 या $95 पे था, और अब 130 चला गया, और अब वापस 110 पे है, कोई दाम में बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के निवेशकों को गवर्नमेंट से भरोसा कम हो जाएगा। तो ये तो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा। दूसरा इम्पैक्ट हमारे बजट पे भी होगा, क्योंकि जो हमारा बजट था उस पर $75 के अनुमान से हमने काम किया है, लेकिन इस साल ही
100 पिछले एक तिमाही में ये 100 के ऊपर रहा है, तो अगले साल क्या 75 रहेगा या नहीं रहेगा बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जो सब्सिडी कैलकुलेशन होता है वो उन्होंने उस 75 के हिसाब से किया। अभी सब बहुत कम सब्सिडी, शायद 2000 या 3000 करोड़ का ही सब्सिडी का बर्डन दिखाया है एलपीजी में, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में तो सब्सिडी हटा दिया है। एलपीजी में भी सिर्फ बहुत कम लोगों को सब्सिडी मिलता है, और जो फर्टिलाइजर है उसमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो इन दोनों में सब्सिडी ज़्यादा बढ़ेगी। सब्सिडी ज़्यादा बढ़ने से बजट के फिस्कल डेफिसिट पे भी प्रॉब्लम है, और अगर जब क्रूड ज़्यादा रहता है तो हमारे को करंट अकाउंट डेफिसिट में भी नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग 80 से 90% हमारा तेल इंपोर्ट करते हैं। तो जब तेल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी खराब होगा, फिस्कल डेफिसिट भी खराब होगा। इसके कारण रुपया और कमज़ोर हो सकता है। लेकिन क्या इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? क्या फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए दूसरी जगह खर्चा कम करेगी सरकार? कहना बहुत मुश्किल है, या कर भी सकती है। अगर किया, जो इकोनॉमी को चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट करती है उससे इकोनॉमी चलती है, उसमें थोड़े दबाव आएगा। तो यही मेरा कहना है। नो, मैं क्या पूछता हूँ कि ये दोनों तरफ से इन्फ्लेशनरी है। अगर आपने डायरेक्टली प्राइस पास ऑन की एंड यूजर को, वो तो सब भंडार का कमोडिटीज़ का प्राइस ऊपर जाएगा, तो इन्फ्लेशनरी होगा। अगर आपने पास नहीं किया और आपने सब्सिडी देने की कोशिश की, ऑलरेडी आपका बोरोइंग बहुत ज़्यादा है पिछले 2 साल कोविड के कारण, तो आपका बोरोइंग्स और जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, वो भी इन्फ्लेशनरी होगा। सो ये डेविल एंड डीप सी के बीच में फँस गई है ये गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए? तो इसमें से निकलना अभी तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही मुश्किल है। लॉन्ग टर्म तो ये है कि आपको डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल कम करना है। ग्रीन एनर्जी कैसे आप सोलर, क्योंकि भारत में धूप की कमी नहीं है, विंड अनरिलायबल है, फिर भी आप कैसे सोलार पे जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिक पे जाएंगे, और उसका उत्पादन कैसे कम करेंगे, और हम लोग कैसे बढ़ावा देंगे रेलवे सेक्टर को, क्योंकि जो इतना डीजल का कंजम्पशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है। जो एक सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा आता है सबसे ज़्यादा ट्रक में आता है, और ट्रक की डीजल खपत ज़्यादा होती है। लेकिन वही आप मालगाड़ी से भेजेंगे तो कम आती है। लेकिन हमने ये सब विचार किया ही नहीं। हम बोल रहे हैं सिर्फ ईवी पे बोल रहे हैं कि ईवी करने से या ग्रीन एनर्जी करने से हमारा इंपोर्ट कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खपत तो आपको बाहरी माल इधर से उधर भेजने में होता है। उसके लिए आपको रेलगाड़ी, मालगाड़ी की ज़रूरत है। तो मेरा और एक इकोनॉमिक क्वेश्चन था। हम ऑयल इंपोर्ट के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा टैक्सेस ही ऑयल डिपेंडेंट है। सबसे बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्यूल टैक्सेस से ही मिलती है। हाँ। आप समझिए ना, अब ये फ्यूल टैक्सेस से मिलती है। अगर ये सारा इलेक्ट्रिक हो गया, वो ख़त्म हो गया, उससे टैक्स नहीं आएगी, सो आप किधर जाओगे? कॉर्पोरेट टैक्स भी आपने काट ली है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ा भंडार भी काटने वाली है। अगले 5 साल में टू व्हीलर तो इलेक्ट्रिक हो ही जाएगी 70%। तो ये एक बड़ा ड्रॉप होगा फ्यूल कंजम्पशन में, और उसमें से टैक्स कंजम्पशन भी कम होगा। और आपने कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत कम कर ली है, और जितना बढ़ सकता है जीएसटी बढ़ चुकी है। तो आपकी बिना कॉर्पोरेट टैक्सेस को फिर से 40% करके, और इसको किधर बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी ने आपको सब पार्टियां ने फ्री दे के आपने यूज़ करवा दिया, सबको फ्री दे के आपने यूज़ करवा दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं लग सकता। सो किधर से पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास? अगर फ्यूल कंजम्पशन ज़ीरो हो गया तो भी वो और खतरनाक है। मेरे ख्याल में 5 साल बाद 50% डेफ़िनेटली कंज़म्पशन कम होगा, क्योंकि सारा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में बदल जाएगा 50%, और 10 साल में 100%, और 40% की पैसेंजर व्हीकल भी इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो फ्यूल कंज़म्पशन ड्रॉप होगी, सिर्फ़ डीज़ल का कंज़म्पशन कुछ होगा, तो आप किधर से पैसा लाओगे? तो अभी अगर जब ये होगा, होने शुरू हो गया भाई। शुरू हो गया है, हाँ। तो कुछ नहीं, आप कॉर्पोरेट टैक्स कम जो आपने कम किया था उसको आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाया तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो टैक्स, वही एक जो टैक्स है कम किया आपने, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये पेट्रोल का टैक्स जो है इसको अगर आपको अपनी कंपनियों को नुकसान नहीं होने देना है
तो अभी जो जिस स्थिति पे कच्चे तेल का भाव है, आपको अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नहीं, इससे भारत की ऑलरेडी जैसे रतिन राय साहब ने बोला है कि टैक्सेस टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम हो रही है। जो बड़े-बड़े एम्पायर थे, ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सब खत्म हुए क्योंकि उनको टैक्सेस नहीं कलेक्ट पाए। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकते, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, बोझ इसके ऊपर लोगों पे बोझ नहीं डाल सकते और ये फ्यूल टैक्सेस भी खत्म हो जाएगा, तो किधर से आएगा पैसा? तो पैसा किधर भी आना है ना। तो पैसा देखिए, दो चीज़ें अभी अर्थव्यवस्था में जो खर्चा करते हैं, जो गवर्नमेंट या सरकार खर्चा करती है, वो कैसा खर्च, दो तरह का खर्चा करती है। एक तो होती है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या बड़े वो प्रोजेक्ट। तो नहीं हो रहा है ना भाई। दो ये क्या कर रहे हैं? एयर इंडिया का कर्ज वापस करके बोल रहे हैं कि हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर ली। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो भी रोड का काम किया या रेलवे का काम किया, उससे आपको उतना अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आएगी। जब जाकि आपने नौकरियां दिया, नए कंपनियां डाला, क्योंकि जो रोड डालोगे या ब्रिज बनाओगे या कुछ भी एयरपोर्ट बनाओगे या नए नए कारखाना, नए नए स्टैचू बनाओगे या कुछ भी बना लोगे, उसमें इतनी नौकरियां नहीं मिलेगी। तो वो कम करके आपको टैक्स, जो जीएसटी में पेट्रोल में टैक्स कम करोगे, और इधर खर्चा जो आप रोड में अभी मेरे को सुनने में, जो अभी ऑलरेडी एक रोड है, उसके 5 किलोमीटर दूरी में एक और पैरेलल रोड बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। कंजप्शन बढ़ाने से ही प्रॉब्लम कंजम्पशन बढ़ेगा तो आप, जब कंजम्पशन बढ़ेगा, टोल टैक्स बढ़ेगा, सब कुछ अपने आप बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ रोड, एयरपोर्ट और ये सब बनाते रहेंगे, आखिर में किसी को तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बात साफ है कि ये पेट्रोल का टैक्स खत्म हो जाएगा, क्यों आप नहीं खत्म करोगे, ईवी आके खत्म करेगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रखी है, कोई चार्जेस नहीं डाल सकते हो आप, तो आप अनपॉपुलर हो जाओगे। सो ईवी तो रहेगा, हमारे को कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्रीज करोगे, लेकिन गवर्नमेंट को रेलवेज में जो कंट्रोल है उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसा वॉरेन बफेट ने सिर्फ अपने कंपनी में $7 बिलियन हर साल खर्चा करता है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे 4 कंपनियां हैं अमेरिका में। अमेरिका में $30 बिलियन लगती है रेलवे को मेंटेन करने में। वो 2,10,000 करोड़ है। हमारा बजट में रेलवे में 1 लाख करोड़ भी नहीं खर्च होती है। तो जो 91 के बाद एक रिफॉर्म्स आए थे, उससे जो इकोनॉमी में सुधार हुआ था या जो ग्रोथ हुआ था, अभी भारत को सेकंड स्टेज ऑफ रिफॉर्म्स में आना पड़ेगा। और ये जो सेकंड स्टेज होगा, ये अगले 20-25 साल के भारत के लिए ग्रोथ बैठाएगा। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं किए, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और रेलवेज पे नहीं छोड़ा, और पेट्रोल का सेक्टर जो बोलते हैं वो डीरेगुलेट किया है, लेकिन नहीं किया है, जो सबको पता है। ये सब कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरा सेट ऑफ ग्रोथ बूम आएगा, स्ट्रक्चरल बूम आएगा। नमस्कार अनीस, आपने हमसे इतने देर की बात की, मईशत के बारे में बात की, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, क्या डीरेगुलेट करना है इसके बारे में बात की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बिल नोटिफिकेशन पे दबाइए। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हर बार हम जब वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन आएगा। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।